हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर बायोमोलिक्यूल फॉर क्लास 12th एंड द पार्ट इज 17। देखो बेटा, ये आप लोगों की डिमांड जो है बार बार आ रही थी कि चैप्टर बायोमोलिक्यूल जो है डिस्कस किया जाए। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के प्रॉब्लम रही होगी, है ना, क्योंकि ये थोड़ा बायोलॉजी से रिलेट करता है। तो डोंट वरी, आपकी आज इस प्रॉब्लम का भी जो है सॉल्यूशन हो गया है, बायोलॉजी प्लेटफॉर्म ने कर दिया है। और आपकी ही डिमांड पे जो है आज चैप्टर का डिस्कशन होने जा रहा है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक रहेगा। और पहली बात तो आप ये माइंड अपना सेट कर लें कि चैप्टर मुश्किल नहीं है, चाहे आप नॉन मेडिकल में ही क्यों ना हो। ठीक है, चैप्टर इंटरेस्टिंग है, आप इजी वे में इसको देखेंगे। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं हम। जर्नल टॉपिक रहेगा ये आपका, 9th क्लास में भी आप डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा? एक न्यूक्लिक एसिड आपका दो टाइप का है, वन इज डीएनए एंड सेकंड इज आरएनए। तो ये क्या रहेगा? दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल है। और बोला जाए कि डीएनए कहाँ है, तो आप सिंपल बोलें कि ये आपका एक सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये जो है आपका डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। पहले तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फाइन। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है उनके बेसिक कंपोनेंट क्या रहने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप कंपोजिशन के बारे में पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। कंपोजिशन क्या है न्यूक्लिक एसिड की, जो बार बार हम डीएनए का नाम दे रहे हैं। तो एक चीज आप क्लियर करें, जो डीएनए है वो आपका क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है जो ओवरऑल आपके बॉडी के जितने भी करेक्टर्स हैं या जो भी ट्रेड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। एंड इट इज पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द न्यू जनरेशन, दैट इज द प्रोजेनी ऑफ और द ऑफस्प्रिंग। यहाँ तक क्लियर है? तो डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन, वाटसन ये नाम आप ध्यान रखें, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है इसे बोला जाता है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। इट वाज गिवन इन, ये कौन से ईयर में दिया था ये भी आप देखें, 1953 में, जो एक डबल हेलिकल मॉडल यहाँ पे दिया गया था। डबल डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल मॉडल, वट एवर यू वांट टू से। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का यहाँ पे दिया गया था, इट वाज समथिंग लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड है, इसीलिए डबल हेलिक्स, मतलब दो ये हेलिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे, वी विल डिस्कस थ्री बेसिक कंपोनेंट। थ्री बेसिक कंपोनेंट्स आर देयर। ठीक है ना, थ्री कंपोनेंट्स हैं आपके पास यहाँ पे। तो वो थ्री कंपोनेंट क्या है पहले आप देखें। फर्स्ट जो रहेगा आपका पेंटोज शुगर, दैट विल बी पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर आपको पता भी है, दैट इज ए 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर है ये आपका। ठीक है, डीएनए की बात करोगे तो डीऑक्सी राइबोज रहेगा, डीऑक्सी राइबोज, और ये आपका डीएनए में रहेगा। और आरएनए की बात करते हैं तो राइबोज रहेगा, दैट विल बी प्रेजेंट इन आरएनए। फाइन। नेक्स्ट बेटा जो रहने वाला है आपका सेकंड रहेगा फॉस्फोरिक एसिड, या फॉस्फेट ग्रुप भी आप इसे कह सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड, या आप बोले कि फॉस्फेट ग्रुप, वन एंड द सेम थिंग, इजी है ये भी आपका। एंड फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड विल बी, थर्ड क्या रहेगा आपका यहाँ पे? एन बेस रहेंगे, जिसे आप नाइट्रोजिनस बेस भी कहते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, एन बेस आप इसे बोलेंगे। तो ये जो बेस है आपके दो टाइप के हैं, वन इज प्यूरिन एंड सेकंड इज पिरिमिडिन। वन प्यूरिन है आपका और सेकंड रहेगा पिरिमिडिन, शॉर्ट फॉर्म पीयू और शॉर्ट फॉर्म पीवाई। ये भी आप ध्यान देंगे। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड पार्ट है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एन बेस प्रेजेंट है, वन इज प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। इनको थोड़ा सा डिटेल में करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, जस्ट इसलिए। ठीक है, आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है, अदरवाइज मतलब मैं बायो से अगर इसको रिलेट करूंगी तो कितने ही डीप में हम चले जाएं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू केमिस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंग आपको करवाया जा रहा है। प्यूरिन जो है बेटा डबल साइक्लिक रहेगा, डबल साइक्लिक रिंग यहाँ पे आपको नजर आएगी, एंड दैट विल बी सिंगल साइक्लिक, ये आपका सिंगल साइक्लिक रहेगा। ठीक है, ये एक 9 मेंबर्ड रिंग है, 9 मेंबर्ड रिंग फॉर्म आपको दिखाई देगी,
वो कैसे हैं, कुछ इस तरीके से जो है आप लोग इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप देख रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज अ डबल साइक्लिक, इसे आप हेट्रोसाइक्लिक भी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है सिंपल हम 9 मेंबर्ड रिंग इसे कह देंगे, और ये कैसा हो जाएगा लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कहला रहा है, जो प्यूरिन है वो हेट्रोसाइक्लिक है आपका, ठीक है ना। ये भी आप कुछ ऐसे कर दें। और ये आप होमोसाइक्लिक कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल साइक्लिक है, मतलब ये डबल साइक्लिक जा रहा है। आपने देख भी लिया 9 मेंबर रिंग है, और ये आपका कैसा है, सिंगल साइक्लिक है। ये मैंने पहले भी लिख दिया है, दोबारा रिपीट कर दिया ताकि पॉइंट ज्यादा क्लियर रहे। उसके बाद प्यूरिन जो है सिर्फ दो रहेंगे, प्यूरिन दो रहेंगे। एक है आपका एडेनिन, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा रहेगा बेटा ग्वानिन, ग्वानिन दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर जी। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन की बेस पेयरिंग होगी, प्यूरिन और पिरिमिडिन की बेस पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे आप जो इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे उसको गलत ना करें। यहाँ पे हमेशा डबल बॉन्ड होगा, और दैट विल बी कंबाइंड विद थाइमिन, टी रहेगा। और ग्वेनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और दिस विल बी साइटोसिन, ये आपका साइटोसिन रहेगा सी। इज इट क्लियर टू ऑल। ये केस था आपका डीएनए का। ध्यान दें, डीएनए में ए टी के साथ और जी सी के साथ रहेगा। लेकिन अगर मैं बात कर देती हूँ आरएनए की, अगर मैं आरएनए की बात करूंगी तो आप ध्यान दें, ए जो है टी रिप्लेस हो जाएगा ए यू के साथ, और जी का आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है। यहाँ तक आपने ये देखा है कि 3 बेसिक कंपोनेंट वाज देयर, one pentose sugar, then phosphate group, and next was the nitrogen base, that is the iron base. स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे दो टर्म आपको देखनी है। वन इज न्यूक्लियोसाइड, साइड है, और दूसरा रहेगा आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड की बात की जाए तो वहां पे आपके दो कंपोनेंट हैं, और टाइड की बात की जाए तो वहां पे आपके 3 कंपोनेंट्स जाएंगे। जब एक नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में कंबाइन करते हैं, N4 नाइट्रोजन बेस रहेगा, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फाइन। और जब मैं कहती हूँ कि नाइट्रोजन बेस है, शुगर भी है, और साथ में आपका ये डबल ट्रिपल, ये कुछ आप इसको सेंस ना लें, ये जस्ट इनकी बॉन्डेज को दिखाया जा रहा है, लिंकेज को दिखाया जा रहा है। और जब एक फॉस्फेट होगा तो आप देख रहे हैं 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब शुगर और फॉस्फेट दे आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ऑलराइट, ठीक है। और नॉर्मल जो बेस और बेस का आप देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड रहेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और आप कह रहे हो जी सी के साथ, तो ये आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो 3 टाइप के बॉन्ड जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको देखना है, आप ये क्या देख रहे हैं, ये आपका एक डीएनए का मॉडल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 डैश और 3 डैश एंड हम इमेजिन करते हैं, ये कार्बन के ही एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा ये क्या होगा, आपका अपोजिट होगा, अपोजिट रहेगा। 5 डैश है वहां 3 डैश रहेगा, और जहां 3 डैश है वहां 5 डैश एंड जो आपका आ जाएगा। तो ये कार्बन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि पोजीशन 3rd और पोजीशन 5th पे आपका कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा, ध्यान दें कि जो ये बैकबोन है, बैकबोन मतलब शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, सेम यहाँ पे भी आपका ऐसे ही चलना है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, बैकबोन यहाँ पे जनरेट होगा। तो आप इसे क्या कहेंगे, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये आप यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमेशा एक बेस। अब यहाँ पे ध्यान दें कि आप अगर ए कह रहे हैं तो आपकी दूसरी जो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसमें अपोजिट बेस पेयरिंग करनी है। आपको बेस पेयरिंग यहाँ पे अपोजिट करनी है, ध्यान दें इस बात पे। अगर यहाँ पे टी है तो दूसरी में ए जाएगा, और अगर यहाँ पे ए है तो टी जाएगा, जी है तो सी, सी है तो जी, जी है तो सी, वट। तो अपोजिट बेस पेयरिंग जो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है, हमेशा जो आपकी बेस पेयरिंग रहेगी वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आप यहाँ पे देखेंगे। सो दीज 2 स्ट्रैंड्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री है बट वन थिंग दे आर एंटी पैरेलल।
साथ साथ तो चल रहे हैं बट दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एंटी पैरेलल रहेगा। फाइन, हाँ जी, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए आपको। उसके बाद एक चीज और आप देखेंगे कि थोड़ा सा एक दो बता रही हूँ, कभी पॉइंट कोई आ ना जाए, कि इस एक टर्न में यहाँ तक जो एक टर्न जाएगी वहां कम से कम आपके 10 बेस पेयर आ जाएंगे। दिस रिप्रेजेंट बेस पेयर, बेस पेयर, ठीक है ना। तो 10 बेस पेयर कम से कम यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका डीएनए है, डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है, तो उसकी डायमेंशंस क्या रहेंगी। तो इसका जो डायमीटर रहने वाला है वो रहेगा 20 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन, और जो ये लेंथ है वो रहेगा 34 एंगस्ट्रॉन। इतना भी आप याद रखें। आपको देखो दो डायमेंशन में, दो यूनिट में पूछा जा सकता है, या तो 20 एंगस्ट्रॉन या फिर नैनोमीटर की फॉर्म में। तो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन लर्न आइदर एंगस्ट्रॉन और आइदर नैनोमीटर, इट डजंट मैटर। तो यहाँ तक आप देखें कि आपका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ जी, फाइन। डीएनए स्ट्रक्चर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ आरएनए स्ट्रक्चर। आरएनए मैंने आपको बताया राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड। फाइन, इजी है बेटा, मुश्किल नहीं है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे आप। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे भी वही कंपोनेंट जा रहे हैं आपके कि पेंटो शुगर, मतलब पेंटो शुगर की जो मैं बात करूंगी वो यहाँ पे क्या रहेगा, राइबोज रहने वाला है। क्या रहेगा बेटा, राइबोज रहेगा। बेसिस आपके बताए मैंने कि फर्स्ट ये हो गया, एंड बेस जो है आपका ए, और ए के साथ यू, मतलब टी इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। दिस हैव टू बी रिमेंबर, इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एमसीक्यू। इन आरएनए टी इज रिप्लेस्ड बाय व्हिच नाइट्रोजन बेस, यूरेसिल, guanine, adenine, all of the above. So you have to write uracil. T will be replaced by uracil. U, uracil, right? एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आपको बताई दिया है, ग्वेनिन है और साइटोसाइनिन है। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। रिमेंबर, नाउ देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ आरएनए, थ्री टाइप्स हैं आरएनए के आपके, आर आरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। ठीक है, थ्री टाइप ही आपको डिस्कस करने हैं, ज्यादा आपको नहीं यहाँ पे करना है, इतने से आपके क्वेश्चन बनेगा। आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल, ribosomal RNA that forms the ribosome. M is the messenger RNA. Messenger why? Because it has a message. In message मतलब इसमें एक information है. For what? For the synthesis of protein. So it can synthesize protein. ये protein बना सकता है। Next रहेगा आपका T. T that means transfer RNA. ये transfer RNA है। इसे soluble RNA भी जो है कहा जाता है। और tRNA का एक मॉडल रहता है, that is clover leaf model. According to the shape of a plant, clover leaf model, और एल शेप्ड स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि टीआरएनए का जो आपका स्ट्रक्चर रहता है बेटा वो इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो कहीं से भी डायरेक्शन में आप देखते हैं फॉर्म टी, या आप एल भी कह सकते हैं, लाइक दिस दिस, किसी भी डायरेक्शन में आप देखें दैट विल बी हैव ए क्लोवर लीफ मॉडल और एल शेप्ड मॉडल। यहाँ तक क्लियर होता है। उसके बाद आप एडवांटेजेस देखेंगे बेटा, यहाँ पे फंक्शंस भी आप देख के चलें जेनेटिक मटेरियल के। जैसे कि मैंने बताया, दे एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब दे आर ए हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मीन्स which transfer from the parents to the offspring or to the new generation. So these characters are passed from our great grandparents or from our ancestor, then to the grandparents, then parent, now you are, and the coming generation, right? तो यहाँ पे क्या है, जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक जो भी जानी है, कोई भी करेक्टर है, देखो करेक्टर कुछ भी हो, मतलब चाहे गुड है या बैड करेक्टर, वट एवर, इट विल बी पास्ड थ्रू डीएनए, बट वी ऑल हैव अ गुड करेक्टर, नो प्रॉब्लम। तो दिस is discussed in this video. Now take a screenshot beta. Fine. Next topic will be hormones. Interesting topic रहेगा आपका ये भी। Hormones they are actually informational molecules. ठीक है ना, तो ये informational molecule का काम करते हैं। Informational molecules या chemical messenger भी आप इन्हें कह सकते हैं, chemical messengers। ठीक है ना, because they act as a chemical but they have a message, so they act as a messenger। Information है इनमें, they are released by a particular organ, that is a gland, and they can be show their function on a particular target site, right? So they are released by a gland and they act on a target. तो एक target organ पे जो है ये अपना
वर्क स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज ए मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, बट हियर ओवर दिस वन मोर ग्लैंड इज देयर एंड दैट एक्ट एज ए सुप्रीम कमांडर, जो एक सुप्रीम कमांडर का काम करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये एक सुप्रीम कमांडर का काम करता है। कमांडर यू नो, मतलब एक इसके ऊपर भी जो है एक और बड़ी अथॉरिटी यहाँ पर आ जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, दे रिलीज हार्मोन दैट एक्टिवेट द फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड्स, फाइन, या ऑर्गन, तो एंड एक्टिवेट देम टू रिलीज और सप्रेस द secretion of the hormone. So first gland is here, that is the pancreas, ठीक है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं पेनक्रियाज आपका एक ग्लैंड है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, एक्चुअल में ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पर ये काम करेगा। तो ये एक आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है ये एक्सो भी है, एक्सोक्राइन भी है और एक एंडोक्राइन भी काम करेगा। तो एक्सोक्राइन का मतलब होता है दैट हैव ए डक्ट टू रिलीज देयर सिक्रेशन, राइट। तो डक्ट है इनके पास, उसकी हेल्प से ये अपनी सिक्रेशन को ब्लड में रिलीज करेगा। लेकिन दे आर डक्टलेस ग्लैंड, दे डू नॉट हैव डक्ट, दे रिलीज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ओके फाइन। नाउ पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम के कुछ सेल्स हैं आपके, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना, ये कुछ आपके सेल के नाम है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इंसुलिन। इन 10th यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इंसुलिन, है ना, आपने पढ़ा हुआ है ये इंसुलिन क्या है। इंसुलिन क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो ग्लूकोज क्या है, आपके ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करके रखेगा। ओके, तो ग्लाइकोजन अब कहाँ स्टोर हो गया, मसल्स या लीवर में स्टोर हो गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे ग्लूकेगन आएगा, चुपके से ग्लूकेगन आएगा, ठीक है। तो ग्लूकेगन उल्टा काम करके जाएगा कुछ, क्या कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लूकेगन तो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। आपने देखा कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं है, बट वी हैव रिजर्व फूड इन आवर मसल्स एंड लीवर, देन दिस ग्लाइकोजन विल बी changed into glucose by glucagon. And when we have to store glucose, we have already more glucose, now we want to store or reserve this glucose in muscles and liver or in brain, then insulin will come and insulin will regulate the blood sugar level, that will, it will convert glucose into glycogen. So they both act antagonistically. See, antagonistically they work, antagonistically, and antagonistically they work, right. One is changed into other is changed into other. But if there is deficiency of this insulin hormone, अगर इंसुलिन की हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, then we can have diabetes. तो डायबिटीज हो सकता है, मधुमेह, मधुमेह, मधु मीन्स शहद, मीठा, मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं शुगर की बीमारी है। सो in diabetic patient, insulin injections are given because their body cannot synthesize insulin. Is it clear to all? Take a screenshot. Second gland will be gonads. Gonad क्या है, testes and ovaries. Testes हैं और ovaries हैं। Testes मेल में है, मेल, और ovaries फीमेल में है। क्लियर? Now first testes. Testes का बेसिक फंक्शन क्या है? Testes का बेसिक फंक्शन रहेगा to secrete हार्मोन। हार्मोन का सिक्रेशन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेल सेक्स हार्मोन ये रिलीज करते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, फाइन, टेस्टोस्टेरोन, दैट्स व्हाई मेल हैव मेल कैरेक्टरिस्टिक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लाइक व्हाट डिड दे डू, नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, लाइक ग्रोइंग ऑफ हेयर्स ऑन इंटरनल पार्ट, नाउ बियर्ड, mustache, deepening of the voice, broadening of the shoulder, that will be the changes which are found at the time of puberty. So during puberty the male sex hormone are secreted. Puberty क्या है, where when these sex organs they become mature and they start their secretion. तो ये अपनी secretion को start कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स आने होते हैं जो इन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आता है। नॉर्मली जो मेल में प्यूबर्टी हम देखते हैं, प्यूबर्टी मैंने आपको बताया
मैचुरेशन ऑफ द सेकेंडरी ऑर्गन। तो प्यूबर्टी मेल में जो है लगभग 12, 13, 14 साल की एज तक हम नॉर्मली कह देते हैं, बट गर्ल्स दे मैच्योर अर्लियर एज कम्पेयर टू मेल। सेकेंड फंक्शन जो रहेगा वो है स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। तो स्पर्म स्पर्म क्या करेगा, दे हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। क्लियर है, खत्म करें। यहाँ पे कोई भी डेफिशिएंसी होती है, सो द male may have some feminine characters in case of deficiency of this hormone. They may behave like a female, or they may have some characteristic similar to female. नेक्स्ट रहेगा ओवरीज। ओवरीज दे आर फाउंड इन फीमेल, ये फीमेल में रहेगी। तो इनका भी बेसिक फंक्शन क्या रहने वाला है, फीमेल सेक्स हार्मोन को जो है ये रिलीज करेगा। फीमेल सेक्स हार्मोन यहाँ पे रहेगा, दैट विल कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एंड दीज आर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड द एस्ट्राडियोल। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एस्ट्राडियोल। दिस चैप्टर विल surely help you to get maximum marks, right? आपके इस चैप्टर की वजह से जो हो सकता है 2, 3, 4 या 5 नंबर की कमी रह जाती, अब वो नहीं रहेगी। नेक्स्ट रहेगा सेकंड जो है बेसिकली एग, ओवम, या जिसे आप एग कहते हैं। अगर बहुत सारे जब आप कहोगे तो ओवा या फिर एग्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। सो व्हेन sperm and egg they get fertilized, they form a zygote which will grow into an embryo, then fetus, and finally a baby. Okay, so these are the characters. They occur due to these gonad, testes and ovaries. Take a screenshot. So next third gland is thyroid gland. It secretes the hormone that is the thyroxine. ये भी आपने 10th लेवल पे पढ़ा है। तो थायरेक्सिन क्या है देखते हैं अभी। लो लेवल ऑफ थायरेक्सिन, अगर थायरेक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन अगर कम रहती है, इट विल कॉज हाइपोथायराइडिज्म। मतलब बेसिक सिम्टम्स क्या रहेंगे, लिथार्जीनेस एंड द ओबेसिटी, सुस्ती, मतलब जो भी आपको नहीं रखनी है। लिथार्जी रहेगा बेटा आपका लेजीनेस, प्रॉपर वर्ड है आपका लेजीनेस, ठीक है। ओबेसिटी, मोटापा, तो आप देखते हैं जो लोग थोड़े ज्यादा मोटे हो जाए, दे बिकम, मतलब दे मे बिकम लेजी, दैट विल बी अ सिम्टम। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ थायरेक्सिन कॉज हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म यहाँ पे रहेगा। हाई बीपी भी रह सकता है। लो लेवल ऑफ आयोडीन, सी अगर आपकी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी है, डेफिशिएंसी है, देन इट विल अगेन कॉज हाइपोथायराइडिज्म। और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन या थायरेक्सिन हार्मोन आप देखते भी हैं, इट रिजल्ट्स इन ए वेरी डेंजरस डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, दैट इज द गोइटर। तो गोइटर क्या है, स्वेलिंग ऑफ द नेक, घेंगा, घेंगा नाम का रोग इसे बोला जाता है, स्वेलिंग ऑफ नेक। नेक पे बहुत बड़ी एक स्वेलिंग जो है आपको यहाँ पे नजर आएगी। हिंदी में कहेंगे हम घेंगा, घेंगा। आई थिंक हिंदी का आपके लिए जरूरी नहीं है, तो इसलिए बोला जाता है ना कि आयोडाइज्ड साल्ट हमें लेना है। आयोडाइज्ड साल्ट, टाटा साल्ट आप कहते हैं ना, टाटा, बेसिकली टाटा बहुत ज्यादा विश्वसनीय है वो, इस वजह से। आयोडाइज्ड साल्ट मीन्स टाटा या वट एवर, कोई और भी कंपनी हो, ये नहीं है। कहने का मतलब है कि आपके साल्ट में आयोडीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए साल्ट जो है टेबल साल्ट की फॉर्म में बोला जा रहा है, टेबल साल्ट है, कॉमन साल्ट है। कॉमन क्यों, क्योंकि बाकी कुछ आपकी खाने में, आपकी डाइट में कुछ हो ही ना हो, आयोडीन मतलब साल्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो विदाउट, आपको बताइए, साल्ट मतलब नमक ज्यादा हो या कम हो, दोनों ही टेस्ट को बिगाड़ता है। तो एग्जैक्ट अमाउंट ठीक रहेगा। टेबल क्योंकि बिकॉज इट इज नॉर्मली फाउंड ऑन द टेबल, कॉमन है, कॉमनली हर कोई यूज कर रहा है, ठीक है। तो आप देखते हैं अगर ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं, सम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर दे स्टार्ट्स अपीयरिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट ग्लैंड विल बी एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड आपका प्रेजेंट है। देखिए आप यहाँ पे, अगर ये किडनी है तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड कुछ ऐसा प्रेजेंट है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जा रहा है। एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट है, वन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड नेक्स्ट इज एड्रिनल मेडुला। तो अलग अलग हार्मोन जो है दोनों पार्ट रिलीज करने वाले हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और मॉड्यूलेट करता है कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को, जो स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में ड्यू टू एनी रिएक्शन रिस्पॉन्स, एंड आल्सो इन्वॉल्व इन स्ट्रेस। मतलब जब स्ट्रेस आ जाता है, आप देखते हैं कई बार, लाइक अभी जो है थोड़ा आपका टाइम
स्ट्रेस का चल रहा है ये चल रहा है मतलब स्ट्रेस होगा, आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है ना। आपको नॉर्मल बिहेव करना है, मतलब क्या बोलना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो उसमें आप टेंशन ना ले। तो आपको स्ट्रेस मतलब, लेकिन आप देख रहे हो फिर भी आप नहीं चाह रहे हो कि स्ट्रेस हो, कौन चाहता है कि स्ट्रेस हो, बट स्टिल बॉडी, आपके माइंड जो है ना, जैसा आपका माइंड सोचेगा वैसे लक्षण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि रिलैक्स रहना है, प्रिपरेशन हो जाएगी, टाइम है, अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो आपकी बॉडी वैसे बिहेव करेगी। इंटरनली अगर आपने कुछ ऐसा सोच लिया, यू आर अंडर स्ट्रेस, तो समझो कि ये कुछ हार्मोन जो है ये गड़बड़ी शुरू कर रहे हैं। इनको आपको ज्यादा भी एक्टिवेट नहीं होने देना है, नहीं तो ये स्ट्रेस कंडीशन आप पे हावी हो सकती है। लेकिन यू हैव टू रिलैक्स, जस्ट मतलब टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स, और भगवान का नाम लेते रहना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड नाम से ही पता चल रहा है, जो मिनरल्स की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने वाला है, तो कंट्रोल लेवल ऑफ वाटर एंड साल्ट। तो वाटर और साल्ट का ही सारा खेल है बॉडी के अंदर। साल्ट ज्यादा बीपी हाई, साल्ट कम बीपी लो, है ना। तो ये जो चीजें हैं, वाटर साल्ट कंसंट्रेशन, ये मेंटेन करके चलना है। इसको कौन करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं कि मैं सब मेंटेन करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट आता है एड्रिनल मेडुला, इट विल रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। दे रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब देखो ये क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, नॉर्मल, नॉर मीन्स नॉर्मल कंडीशन में आपका एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, दैट्स व्हाई यू आर बिहेविंग नॉर्मली। बट व्हेन योर हार्ट बीट इंक्रीज, योर ब्रीथिंग इंक्रीज, sweating starts, reddening of the face and the ear, then this epinephrine is going to be dominating on your body। तो ये एपिनेफ्रिन ना इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी के टाइम तो ये कुछ गड़बड़ करवाता है। आपको इसको रोकना है, आपको कहना है कि तुम शांत रहो, हमें इसका सिक्रेशन नहीं होने देना है ज्यादा। ज्यादा क्या मतलब क्यों करवाएं हम, मतलब मतलब कि बेचैनी टेंशन आप क्यों लेना चाहेंगे, नहीं। आप नॉर्मल बिहेव करें, आप रिलैक्स रहें, सो दैट नॉर एपिनेफ्रिन विल बिहेव प्रॉपरली, है ना। तो ये बॉडी के फंक्शंस को आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। तो यहाँ तक बेटा आपका ये जो न्यूक्लिक एसिड हार्मोन वाला टॉपिक क्लियर होता है, एंड वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी विटामिन। विटामिन कहें या विटामिन कहें, डजंट मैटर। एक बात आप ध्यान देंगे बेटा, विटामिन जो है मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। ये आपको मेरी पहली जो वीडियोस हैं उनमें आसानी से मिल जाएगा, और आई होप आप कुछ लोगों ने तो देख भी ली होगी। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, मैं जस्ट एक हल्का सा टच दूंगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो वाइटामिन, देखो वाइटामिन, पहले वाइटामिन नाम इनको बोला जाता था वाइटामिन। तो अभी क्या देखा, ये अमाइन मतलब इन जो है, अमाइन ग्रुप यहाँ से डिडक्ट कर दिया है, तो नॉर्मल वे से आजकल जो चल रहा है वो है आपका वाइटामिन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि वाइटामिन आपके दो टाइप के हैं, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन एंड फैट सोल्यूबल। जनरल डिस्कशन अभी रखेंगे, लेकिन आप पहले वाली वीडियो को देखें, वहां से सब क्लियर होने वाला है। स्टिल इफ यू हैव अ डाउट, देन ड्रॉप इट इनटू द कमेंट सेक्शन। तो वाटर सोल्यूबल आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी रहेगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स में ही जा रहा है, और फैट सोल्यूबल रहेगा ए डी ई के, ठीक है ना। तो कुछ आप देखेंगे वहां पे मैंने पर्टिकुलर ट्रिक्स लगाई है, ताकि आपको आसानी से जो है विटामिन के नाम याद रहें। जैसे विटामिन ए रेटिनोल रेटिना के लिए है, देन विटामिन है आपका राइबोफ्लेविन है, कहीं थायमिन है, पाइरिडॉक्सिन है, और नियासिन है, साइनोकोबैल्मिन है। ये चीजें आप देखें, आपको आसानी से जो है ये याद हो सकती हैं। कुछ आपके विटामिन सी जैसे स्कर्वी के लिए एस्कॉर्बिक एसिड है, कहीं आपका फॉलिक एसिड है, तो वहां से आपका विटामिन जैसा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर हो सकता है। लेकिन इनकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी कुछ रहते हैं आपके, ठीक है। तो जैसे विटामिन ए की वजह से रेटिनोल नाम की डिजीज हो जाएगी, मतलब रेटिनोल है ये, डिजीज हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट विजन में आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो कहीं आप देख रहे हैं बेरी बेरी है, बेरी बेरी डिजीज है, कहीं जीरो ऑप्थेल्मिक मतलब रिलेटेड टू आई डिसऑर्डर, तो आंखें फुली फुली सी बाहर निकली हुई नजर आएंगी। जीरो एक्स, एक्स ऑप्थेल्मिक भी हम इसे कह सकते हैं, एक्स ऑप्थेल्मिक, ठीक है ना। तो जिसमें मतलब एक्स का मतलब थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई आंखें जो है आपको नजर आ सकती हैं। कोई फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब स्टर्लिटी हो सकती है, स्टर्लिटी, ठीक है। स्टर्लिटी का मतलब स्टराइल, द कपल्स विच डू नॉट हैव बेबीज,
तो ऐसे कुछ डिजीज आपकी रहेंगी, एनीमिक है, ठीक है ना, पर्नीशियस एनीमिया, ये मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे कंप्लीट वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा एंजाइम। एंजाइम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी माना जाता है ये। तो एंजाइम क्या है? दे एक्ट एज ए बायो कैटेलिस्ट। ध्यान दें, ये एक बायो कैटेलिस्ट का काम करते हैं। कैटेलिस्ट नॉर्मली यू हैव read in chemistry, they speed up the reaction without consuming itself, but in bio they are acting as a living, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये है, तो इन्हें बायो कैटेलिस्ट हम कह देते हैं। तो देखो एंजाइम क्या है? दे स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। बात तो वही है, कोई रिएक्शन, मानो कि खाना आपका डाइजेस्ट होना था, विदाउट एंजाइम 2 घंटे लग गए, विद एंजाइम 30 मिनट्स। आपने देखा कि रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया, और कुछ नहीं है। उसके बाद ये प्रोटीनिशियस नेचर के ही रहेंगे, आपके प्रोटीनिशियस नेचर रहेगा इनका, प्रोटीनिशियस नेचर है बेटा, ठीक है। प्लस आप ध्यान दें कि अलग अलग एंजाइम अलग अलग सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा आपका सबस्ट्रेट होगा उसी टाइप का आपका एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट, कोई भी एंजाइम हो उसके लास्ट में लगा होता है एज। क्या लगा होगा? एज। एज से आप देखें ईज, और ईज का मतलब क्या होता है? इजी। तो इजी मतलब जो रिएक्शन को इजी कर देता है, तो वो आपका कौन है? एंजाइम है, ठीक है। तो जैसे आप ध्यान दें, अगर कार्बोहाइड्रेट है जैसे अमाइलेज आप बोलते हैं ना, तो ये किस पे? कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहा है। जैसे अब हम देखें कि माल्टोज एक शुगर है, एंजाइम जो एक्ट हुआ है वो है आपका माल्टेज, जिसने इसको 2 ग्लूकोज यूनिट के अंदर ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं कि प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, एक्ट क्या होगा? प्रोटीनेज, प्रोटीनेज, तो जो इसको अमाइनो एसिड में ब्रेक कर देगा। ऐसे अगर आपका कोई भी लिपिड होता, फैट होता, तो एंजाइम हो जाता लाइपेज, और ये इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें, एंजाइम के पीछे एज वर्ड आता है। जैसे सुक्रोज है तो सुक्रेज, लैक्टोज है तो लैक्टेज। तो ऐसे जो भी एंजाइम आपके सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। टेक स्क्रीनशॉट। So our next topic will be protein. Protein means prime importance, that is of prime importance। और first मतलब first आप कह रहे हैं, तो first का मतलब प्राइम इंपोर्टेंस है जिनकी, इसीलिए बना आपका प्रोटीन। इसीलिए क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन आवर बॉडी और ऑन वर्ल्ड आल्सो। तो आपका एनिमल वर्ल्ड में, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी जो है अलग अलग टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। दे एक्ट एज ए बॉडी बिल्डर। बॉडी मतलब दैट बिल्ड्स आवर बॉडी, बॉडी बिल्डर का ये काम करता है। रिपेयरिंग में हेल्प करता है इन केस ऑफ डैमेज्ड और इंजर्ड टिश्यू। रिपेयरिंग करता है आपके टिश्यूज की, रिपेयरिंग द टिश्यूज, ठीक है। सोर्स क्या रहेंगे? सोर्स ऑफ प्रोटीन आप देखें कि लाइक मिल्क, मिल्क है, चीज है, मीट है, एग है, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। या सोयाबीन भी मैं कहूंगी, यहाँ पे सोयाबीन में 16% आपका प्रोटीन होता है। आलमंड्स मतलब बादाम आपका, तो आप देखते हो दे आर प्रोटीनिशियस डाइट जो हम नॉर्मली लेते हैं टू कीप हेल्दी फॉर आवर स्किन आल्सो, फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर बॉडी टू वर्क एफिशिएंटली। फाइन, यहाँ तक ये इतनी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे दीज प्रोटीन दे आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्या है? आपका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, क्लियर। तो अभी अमाइनो एसिड क्या हो गया? दे एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपका ये प्रोटीन का, ये भी ध्यान रखें। मतलब प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। हो गया ना। अभी ये कैसे बनने वाला है आपका? एक अमाइनो ग्रुप रहेगा, वन इज अमाइनो ग्रुप एंड सेकेंड इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा और वन आपका अमाइनो ग्रुप रहेगा। एक आप कह रहे हैं कि NH2 ग्रुप है, एक है COH। तो क्या करना है? क्या करना है आपको? ध्यान दें आप, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगे। ओके, आप क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अभी क्या किया आपने? ये किया, मतलब वन आपका ये H2O रिलीज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये गया मतलब रिलीज हो गया। तो अभी क्या बॉन्ड बना? CONH बॉन्ड। ये CONH बॉन्ड बना, तो CONH बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है आप इसको कहेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड आपका ये बन के तैयार होता है।
सो अमाइनो एसिड मतलब 1 अमाइनो एसिड, देन 2, देन 3 करते करते ऐसे बहुत सारी अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होती हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है बेटा आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है? इन विच आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम, सो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट और दे कैन बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड। सी, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, आपकी बॉडी जो है इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए ये आपकी डाइट में जो है जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। इसका अपोजिट कर दें नॉन एसेंशियल, मतलब जो एसेंशियल नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि लेना ही नहीं है। इसका मतलब ये रहेगा बेटा आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज इजीली, सो दे मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, इट डजंट मैटर। ओके, तो ये आपका एसेंशियल नॉन एसेंशियल ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप ध्यान भी दें एक बात और, क्या क्या ध्यान देंगे आप, आपकी कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, लाइक वी हैव 20 अमाइनो एसिड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारी बॉडी के अंदर जो है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं, आप कहें कि टोटल जो अमाइनो एसिड है वो 20 होती है। उनको कुछ आपकी एसिडिक है, कुछ बेसिक है और कुछ न्यूट्रल रहेंगी। कुछ बेसिक है, कुछ एसिडिक है और कुछ आपकी न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो कुछ जैसे जो नाम अगर मैं बताना चाहूँ, लाइक ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, फिनाइल एलेनिन है आपका, फिनाइल एलेनिन 20 है। जरूरी नहीं है कि आप सारे नाम ये याद करें, आपको हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। जस्ट किडिंग, मजाक कर रही थी। टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या है? जहां पे पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल रन करती है। सो दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए फाइबर, लाइक मतलब दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, सो दैट इज अ फाइब्रस। दे आर फाउंड इन आवर केराटिन। केराटिन इज अ नेम ऑफ ए प्रोटीन फाउंड इन आवर हेयर एंड नेल्स। आपने सुना है केराटिन ट्रीटमेंट करवाया जाता है ब्रेसलिन का, तो केराटिन है, नेल्स में भी है, हेयर्स में भी है, और मायोसिन आपके मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर से ही पता चल रहा है, ग्लोब लाइक, ग्लोब दैट मीन्स अ spherical shape. So here chain of polypeptide they coil, and when they coil they form a spherical shape. So they are present in insulin, this I have discussed, and albumin they are present in the part of an egg. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऑल आर इंपॉर्टेंट, 4 structures are there. One is primary, sequence in which amino acids are linked and they are linked by the peptide bond. सिंपल यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये अमाइनो एसिड है, दे आर लिंक्ड इन ए चेन। तो सिंपल एक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप का है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट। तो अल्फा हेलिक्स में तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, अल्फा हेलिक्स में जो है आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहना है, और बीटा प्लीटेड में आप देखेंगे जैसे कि एक शटर आपको नजर आता है, जैसे आप देखते हैं ना किसी भी शॉप का शटर जो आप देखते हैं, दिस इज अ बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, हाउ सेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन चेंज आर ओरिएंटेड इनटू अ रेगुलर पैटर्न, मतलब हाउ दे विल ओरिएंट, किस ढंग से ये अपनी शेप को बदले, ओरिएंट करें, एंड दे विल फॉर्म अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रहेगा टर्शियरी, how entire protein chain is coiled and folded to give a 3-dimensional shape. This is 3-dimensional. तो अभी आप देखिए कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन था, मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो टर्शियरी में आप क्या देखने वाले हैं कि मानो कि ये एक स्ट्रक्चर है, अब ये आपका कुछ ऐसे घूम जाएगा, तो आप देख रहे हैं ना कॉइल्ड हो गया, तो एक 3-dimensional शेप ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट विल बी द क्वाटरनरी, एंड दिस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। ये हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, HB जिसे आप कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, HB। तो HB में आप देखेंगे वी हैव 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट। ओके, हाउ सेवरल प्रोटीन कैन एग्रीगेट टू फॉर्म ए लार्जर यूनिट। तो यहाँ पे मतलब मानो पूरा एक जैसे वुलन बॉल होता है ना, एक गुच्छा, मतलब कुछ ऐसा कुछ भी, ये तो कुछ एक ऐसी शेप यहाँ पे दे दी गई है, दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टेक ए स्क्रीनशॉट। फाइन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब यहाँ पे आपका वाटर भी प्रेजेंट है कार्बन के साथ, इजी है ये भी। और कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं बेटा, ये एक एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइडर, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो आप देखते हैं, जैसे मॉर्निंग में आपने मानो कि दूध लिया, बिस्किट है,
या चपाती ली है, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स है जो आपको कुछ घंटों के लिए जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हैं कि समर्स में हम ग्लूकोन डी लेते हैं, दैट इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो तुरंत जो है आपको एनर्जी देता है। या व्हेन वी फॉल डाउन, मतलब व्हेन वी बिकम इल, तो जब आप बीमार हो जाते हैं या चक्कर खा के गिर गए तो आप कहते हैं ड्रिप लगा है ना, ग्लूकोज की बोतल लगी है, तो ग्लूकोज दैट विल प्रोवाइड दी एनर्जी। तो ग्लूकोज में क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं। सेक्राइड्स का मतलब क्या रहता है बेटा, शुगर मीठा। आप कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, ओके, तो मीठा हो जाए। मीठा क्यों, क्योंकि मीठा खुशी लाता है, एनर्जी देता है, इसीलिए हम कहते हैं कि मीठा हो जाए। तो मीठा जो आपको है खुशी देता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जनरेट करता है। मोनो मीन्स सिंगल यूनिट, तो सिंगल यूनिट है यहाँ पे ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज ना एक सिंगल यूनिट है। ग्लूकोज फार्मूला भी आप देखते हैं C6H12O6, तो ये ग्लूकोज आपका सिंगल यूनिट रहेगा। ओलिगोसैकेराइड्स में आप लगभग 2 से 8 सैकेराइड यूनिट इकट्ठी ज्वाइन हुई देखते हैं, तो वो क्या है आपका सुक्रोज, ठीक है ना। तो सुक्रोज को आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आगे जाके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में आप ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब है मेनी यूनिट्स, तो जैसे आपका सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये लार्जर यूनिट्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सेलुलोज जो प्लांट सेल वॉल में भी पाया जाता है। स्टार्च, हम यहाँ पे प्लांट स्टार्च की बात कर रहे हैं, प्लांट स्टार्च दैट इज अ रिजर्व फूड इन दी प्लांट्स। और दूसरी तरफ रहता है आपका ग्लाइकोजन, दैट इज एन एनिमल स्टार्च, दे आर रिजर्व फूड फाउंड इन आवर लिवर, मसल्स एंड द ब्रेन। तो स्टार्च जो है आगे 2 यूनिट है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, वन इज सोल्यूबल इन वाटर, अदर इज इनसोल्यूबल, ठीक है। एक में ब्रांच्ड चेन है, एक में अनब्रांच्ड चेन आप यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूसिंग शुगर एंड द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मतलब दो शुगर विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, जो आज पहले भी वीडियो में बताया गया था आपको कि इंपॉर्टेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस कर दे एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ये साइंटिस्ट के नेम है आपके, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो उन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ग्लूकोज और माल्टोज आपका यहाँ पे रहेगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, एंड दैट विल बी द सुक्रोज। टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा आपका लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर, मतलब दूध मीठा है विदाउट शुगर, ऑलरेडी मतलब मीठा ही है वो, क्योंकि उसमें एक शुगर है, दैट इज लैक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 सब यूनिट, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नाउ माल्टोज, जिसे आप माल्ट शुगर कह देते हैं, माल्ट शुगर, और तो ये भी जो है आपका 2 ग्लूकोज सब यूनिट में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। ऐसे आपका सुक्रोज भी है, ठीक है। या फ्रूट शुगर, आप देखते हैं कि जनरली फ्रूट्स दे आर स्वीट इन टेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर। आप देखते हैं जब फास्टिंग होती है, मतलब जब आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उसमें आप क्या ले रहे हैं, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द फ्रूट्स, एंड दे गिव अस एनर्जी फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट यू विल टेक योर मील। तो ये क्या करता है, थोड़ा एनर्जी आपको जो है प्रोवाइड करता रहता है। लाइक इवन अगर आप सिंगल एक टॉफी, एक चॉकलेट का पीस भी खाते हैं, यू फील लाइट, है ना, खुश, अच्छा लगता है आपको, क्योंकि एक थोड़ी सी जो है एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होती है। सो कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द चैप्टर बायोमोलिक्यूल, चैप्टर 14 था आपका क्लास 12 के लिए। आई थिंक वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, और बेटा मन लगा के मेहनत करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, और केमिस्ट्री के पेपर होने के बाद आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।